Students, welcome on Vigyanansh. Today's topic is related with the terminology of kingdom Animalia. But before moving to kingdom Animalia, let us concentrate on how the kingdom Plantae is divided into the various divisions. So, they are divided into the 5 divisions, that is Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta and Gymnosperms. And these are the basic 5 characters. Those are the pivot for the classification. Number 1 is the body differentiation, second is the vascular bundle, third is seeds, चौथा fruit and पांचवा क्या है flower. अगर बॉडी डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ओनली इन द थैलोफाइटा देख सकते हैं आप, थैलोफाइटा में ही क्या नहीं है, डिवीज़न नहीं है. आफ्टर दैट व्हेन मूव टू ब्रायोफाइटा तो यहाँ पे डिवीज़न है बट नॉट टू द लार्ज एक्सटेंट, बहुत थोड़ी सी इनके अंदर डिवीज़न हुई है और रूट्स की जगह सिर्फ क्या मिलते हैं, राइजोइड्स मिलते हैं. देन टीडोफाइटा में सब कुछ क्लियर है बट दे आर नॉट दैट ऑफ द बिग साइज. And gymnosperm and angiosperm have the well developed body differentiation. And after that vascular bundle, it is absent in Thallophyta and Bryophyta but present in all next classes. Similarly, seed is absent up to Pteridophyta and in the gymnosperm seed is present but it is necked. इसके ऊपर fruit नहीं होता है. Angiosperm में seed भी present है and that is in the fruit के अंदर. और fruit की बात करते हैं तो fruit up to gymnosperm absent है, ओनली एंजियोस्पर्म में ही प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखते हैं फ्लावर की बात करते हैं, फूल की. तो फूल भी अप टू जिम्नोस्पर्म एब्सेंट है, ओनली एंजियोस्पर्म तक ही प्रेजेंट है. सो इस तरह से आप इस चार्ट को बना सकते हैं. आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी इनटू डिवीजन, तो आप इसी चार्ट को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. आपकी ही डिमांड थी बेटे तो मैंने इसको दोबारा से डाला है. अब चलते हैं टर्मिनोलॉजी की तरफ. तो सबसे पहले जो हमारी टर्मिनोलॉजी रहेगी जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, पोरस बॉडी. पोरस कहाँ से बना ये शब्द, ये बना पोर. पोर का मतलब है छेद. ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में पता नहीं कितने छेद होते हैं. हमारी बॉडी में जैसे 4-5 छेद हैं तो ऐसा नहीं है, इनकी बॉडी में नंबर ऑफ पोर्स रहते हैं. सो दे आर कॉल्ड दे हैव द पोरस बॉडी. एंड नाम भी वहीं से, इस पूरे डिवीज़न का नाम है पोरिफेरा. तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज साइकन. तो पूरी की पूरी बॉडी में ही क्या है, स्पॉन्जेस के अंदर इस तरह से बॉडी डिवाइडेड होती है, राइट. तो ये इसके बाद हम आगे चलते हैं. पोरस बॉडी के बाद जो अगला टर्म है दैट इज सीडेंट्री. सीडेंट्री किसके लिए लगता है, दोज कैन नॉट मूव. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते हैं, जो नॉन मोटाइल होते हैं, दे आर सीडेंट्री. थर्ड टर्म इज द कोरल. कोरल किसके लगता है, दैट लिव इन द कॉलोनीज. यहाँ देख सकते हैं ये कोरल भी है, सीडेंट्री भी है. तो कोरल रीफ्स आप पढ़े होंगे. तो इस तरह से ग्रुप में जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं दे आर नोन एज कोरल्स. देन डॉर्सल. डॉर्सल कब लगाना है, किसी भी, जैसे हम अपनी बात करते हैं तो जिस तरफ को हमारी क्या है, बैक साइड है. बैक मतलब जहाँ हमारी रीढ़ की हड्डी है, बैक साइड हमारी पीठ है, उस साइड को हम डॉर्सल टर्म यूज करते हैं. इट इज़ अ ग्रीक वर्ड डॉर्सम एंड विच मीन्स द बैक साइड. सिमिलरली अगर हम फ्रंट की बात करते हैं अपनी तो दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल साइड. तो हमारी जो वेंट्रल साइड है, अगर आपने किसको देखा, कछुए को चलते हुए देखा है तो उसकी जो बॉडी नीचे टच होती है जमीन के साथ, दैट इज वेंट्रल साइड. और जो ऊपर की तरफ होती है वो उसकी क्या है, डोर्सल. बट एक लीफ में देखते हैं तो लीफ का जो सनलाइट की तरफ हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड द डोर्सल साइड, और जो निचली तरफ होता है दैट इज कॉल्ड द वेंट्रल साइड. देन पैरासिटिक. व्हाट इज द पैरासिटिक न्यूट्रिशन और पैरासाइट्स, ऑर्गेनिजम्स दोज live in or on the body of others, get the food from it and also cause harm to them. इसमें क्या कहता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के अंदर या बाहर रहता है. जैसे हमारे सिर में जुएं पड़ जाएं या पेट में एस्केरिस लम्बरिक्वाइड हो जाए जिसको हम कीड़े बोलते हैं, तो वो कीड़े पड़ जाएं तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी से एनर्जी भी लेते रहेंगे, खाना भी लेते रहेंगे, हमें ही हार्म पहुंचाएंगे. तो दैट इज कॉल्ड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं, दे आर एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट. अगर बॉडी के अंदर हैं तो एंडोपैरासाइट, जैसे मैंने कहा एस्केरिस हमारे पेट के अंदर होते हैं.
और अगर हम जुओं की बात करते हैं, लाइसिस की बात करते हैं, तो वो हमारे सिर में है, बाहर है, तो दे आर कॉल्ड द एक्टोपैरासाइट्स। नेक्स्ट इज जर्म लेयर्स। व्हाट आर जर्म लेयर्स? जब भी जाइगोट के बाद क्या बनता है, हमारी एम्ब्रायो डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो के अंदर कंडीशन क्या रहती है कि कितनी लेयर ऑफ सेल तैयार हुई है, राइट? तो जो लेयर ऑफ सेल्स होती हैं उन्हीं को जर्म लेयर कहते हैं। तो जो जर्म लेयर के अंदर मैक्सिमम 3 लेयर्स रहती हैं। सबसे बाहर वाली को एक्टोडर्म कहते हैं, बीच वाली को मेसोडर्म कहते हैं और सबसे अंदर वाली को एंडोडर्म कहते हैं। लेकिन प्लेटीहेलमिन्थेस तक, जो हमारे फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, वहाँ तक सिर्फ 2 ही लेयर्स रहती हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो वहाँ क्या टर्म लगा? डिप्लोब्लास्टिक। तो उसके लिए क्या शब्द है? डिप्लोब्लास्टिक। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर हम डिप्लोब्लास्ट में देख रहे हैं तो बाहर ब्लू कलर है और बीच में ग्रीन कलर है। तो बाहर ब्लू कलर किसको दिखा रहा है? एक्टोडर्म को। ग्रीन किसको दिखा रहा है? एंडोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर आ गई, बीच में एक ऑरेंज लेयर एक्स्ट्रा है, तो दे आर नोन एज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे ह्यूमन है, हमारे बॉडी में जब मदर बॉम्ब के अंदर फीटस डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो के अंदर उस टाइम पे 3 लेयर्स होती हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक की डेफिनेशन क्या रहेगी? बॉडी सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, दीज आर एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। बट डिप्लोब्लास्टिक में बॉडी सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स ओनली एंड दे आर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। Next is the asymmetry. What is symmetry? If we can divide the organism in equal halves, ऐसा तरीका जिससे हम किसी ऑर्गेनिज्म को बराबर हिस्सों में काट दें, तो हम उसको बोलते हैं सिमिट्री। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, ये हाउसफ्लाई है, इसके सेंटर में लाइन है, तो इसका मतलब इसको हम 2 हिस्सों में काट सकते हैं। लेकिन साथ में क्या है? एक स्टारफिश है, इसको हम जितने मर्जी से काटेंगे ये लगभग 2 हिस्सों में बराबर कट सकती है। तो जिनमें जितने मर्जी से काट के बराबर आ जाए तो उनको रेडियल सिमेट्री कहते हैं, ठीक है जी। और कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसको जहाँ मर्जी से काटो वो कभी इक्वल नहीं कटेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट कंडीशन इज, जैसे हम पाइला, स्नेल, शंख देखे होंगे आपने, अगर उसको जितने मर्जी से काटो वो बराबर नहीं कटेगा, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिमेट्री कंडीशन। उसके बाद सिमेट्री क्या आ गई? जब बॉडी डिवाइड हो जाए, तो इसमें से अगर सिर्फ एक ही प्लेन से 2 हिस्से में बट रही, जैसे मक्खी को हेड टू बैक तक लेके गए तो बराबर है, लेकिन अगर मैं इसको कैसे काटूंगा? किसी भी प्लेन से काटता हूँ, तो हाउस फ्लाई कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ, तो 2 हिस्सों में नहीं कटेगी। इन दैट केस इट इज द बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री में क्या आएगा? बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी साइड, देन इट इज कॉल्ड द सिमेट्री और इट्स कॉल्ड द रेडियल सिमेट्री। एंड इन द केस ऑफ बाइलेटरल सिमेट्री, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ एट ए प्रॉपर ओरिएंटेशन, किसी एक ओरिएंटेशन में 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, तो दिस इज कॉल्ड। देन द नेक्स्ट इज सीलोम। व्हाट इज सीलोम? बॉडी हैव ए फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम शो। हमारी बॉडी में खाली जगह रहती है, जैसे ब्रेन में है तो क्रेनियम है, पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी है, चेस्ट में थोरेसिक कैविटी है, तो यहाँ क्या रहता है? फ्लूइड भरा हुआ होता है, इस फ्लूइड को सीलोम बोलते हैं, राइट? अब जो हमें शॉक से हमारे ऑर्गन्स को बचाता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में ये फ्लूइड नहीं होता है, दे आर कॉल्ड द एसीलोमेट। ऑर्गेनिज्म डोंट हैव सीलोम इन द बॉडी, तो जिनकी बॉडी में ये सीलोम नहीं होता उनको एसीलोमेट कहते हैं। सेकंड, स्यूडोसीलोमेट। एक्चुअली होना क्या चाहिए? दिस सीलोम शुड बी कवर्ड बाय द मेसोडर्म अराउंड इट। इस सीलोम के चारों तरफ किसकी लेयर होनी चाहिए? मेसोडर्म की लेयर होनी चाहिए। अगर मेसोडर्म की लेयर नहीं है तो समझ लीजिए वो ट्रू सीलोम नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडोसील कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलोम बट नॉट लाइंड बाय द मेसोडर्म आर नोन एज द स्यूडोसीलोमेट्स। एंड द थर्ड इज, तो यहाँ दिखाया जा रहा है आपको पिक में, आप 3 तरह के देख सकते हैं एडजस्टमेंट। सबसे बाहर एक्टोडर्म है, फिर बीच में सीलोम है, फिर क्या आ गया? मेसोडर्म के बीच में एंडोडर्म आ चुका है, लेकिन यहाँ मेसोडर्म नहीं है। थर्ड केस में सेंटर में मेसोडर्म के बीच में लेयर है और उसी के बीच सीलोम भरा हुआ है, देन इट इज नोन एज द ट्रू सीलोम। तो दे आर नोन एज सीलोमेट। तो हमारे पास तो 3 हो गए, एसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट एंड थर्ड इज द सीलोमेट। तो ऑर्गेनिज्म हैविंग सीलोम लाइंड बाय द मेसोडर्म्स। देन मूव टू नेक्स्ट, स्केल्स। स्केल्स क्या होते हैं? ये बॉडी के ऊपर कवर चढ़ा होता है, अलग अलग टाइप का हो सकता है। इन द फिशेस, अगर फिशेस में देखते हैं तो स्लिमी स्केल्स होते हैं, स्लिप होने वाले होते हैं और जो हेल्प करते हैं उसकी मूवमेंट ऑफ वाटर में। लेकिन अगर हम किनको देखते हैं? मगरमच्छ को देखते हैं,
या किसी और को देखते हैं, दोनों में स्केल में कितना फ़र्क है। फिश के स्केल कैसे हैं, नरम मुलायम, और क्रोकोडाइल के स्केल हार्ड। तो लेकिन दोनों ही स्केल्स हैं, तो उनके मूवमेंट में इनकी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। देन देयर आर द फेदर्स। फेदर क्या होते हैं, पंख। एब्स जो बर्ड होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर पंख होते हैं, एंड इट इज़ टू प्रोटेक्ट द हीट लॉस। सर्दियों में बॉडी ठंडी ना हो जाए, टेम्परेचर को मेंटेन करना है, और गर्मी में अंदर टेम्परेचर ना पहुंचे बॉडी तक, दोनों ही साइड कौन बचाते हैं, द फेदर्स बचाते हैं बर्ड्स को। देन गिल्स। गिल्स किस में दिखाई देते हैं आपको, फिशेज में। फिशेज में गिल्स होते हैं जो वाटर के अंदर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो दैट इज फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर टू रेस्पायर इन द वाटर एंड दैट इज नोन एज द गिल्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन बॉडी डिजाइन दैट इज टेपरिंग ऑन बोथ हैंड एंड हेल्प टू मूव इन फ्लूइड। जैसे फिश की बॉडी देखिए, आगे और पीछे से क्या है, तीखी है, और ये किस में हेल्प कर रही है, पानी में इसके मूवमेंट के लिए हेल्प करती है, ताकि आसानी से पानी को, ऐसे बर्ड्स की बॉडी आगे से क्या तीखी, उसमें कट के पानी हवा को काट देगी, आसानी से मूव कर जाएगी। तो सच बॉडी इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब हमारे पास नेक्स्ट टू टर्म है। वन इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, द एनिमल्स डोंट हैव द कैपेसिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है। इट डिपेंड ऑन द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, इट चेंजेस विद द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर बाहर गर्मी हो गई तो इनका अंदर का बॉडी का ब्लड भी गर्म हो जाएगा और उससे डेथ हो सकती है, या बाहर ठंड हो गई तो इतना ठंडा हो जाएगा कि वो फ्रीज कर जाएगा, जम जाएगा। इट मीन्स इनको गर्मियों में भी छुपना पड़ता है, सर्दियों में भी छुपना पड़ता है। गर्मियों की बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन, और अगर सर्दियों की बात करते हैं दैट इज नोन एज हाइबरनेशन। तो दोनों ही इस तरह से इसको बचना है। तो फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं। अगर आप देखा, फ्रॉग देखा कभी आपने सर्दियों में? नहीं। फिर कहाँ हो जाता है, सांप कहाँ जाते हैं सर्दियों में? क्योंकि उनको बचना है, नहीं तो सर्दियों में उनका ब्लड क्या हो जाए, जम जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके दे डोंट हैव द सेपरेट चैम्बर इन द हार्ट फॉर ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उनकी जो हार्ट है उसमें अलग अलग चैम्बर नहीं है जिसमें ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग अलग घूम सके। ये मिक्स हो जाता है जिससे उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। एंड दूसरी तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, दे आर नोन एज अ वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड कहते हैं एनिमल दोज हैव कैपेसिटी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट फिक्स्ड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, दे डू नॉट डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करते। जैसे ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर कितना, 37 डिग्री सेल्सियस फिक्स, आगे पीछे हो गया तो बीमार, राइट? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर हार्ट। हमारे हार्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड अलग अलग हो जाता है, जिससे इसमें मिक्सिंग नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई वी आर नोन एज वार्म ब्लडेड एनिमल्स। देन टू इनवर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं इनवर्टिब्रेट्स? ऑर्गेनिज्म विदाउट द बैकबोन और बोनी स्केलेटन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पीछे रीढ़ की हड्डी में मतलब यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, ना कार्टिलेजनस होगी ना बोनी होगी, कोई भी हार्ट स्ट्रक्चर नहीं होती है। दे आर कॉल्ड द इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स में क्या आते हैं? पॉरीफ्रंस, सिलेंट्रेट्स, प्लैटीहेलमिन्थेस, देन एनिलिड्स, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, सभी इसी के अंदर आते हैं। तो दे आर द इनवर्टिब्रेट्स। तो जैसे ये है, आप यहाँ देख सकते हैं, नीचे आपको क्या दिख रहा है? स्नेल दिख रहा है। ऊपर से लेकर नीचे जितने स्ट्रक्चर हैं, सेंटीपीड है, ऑरेलिया है, दे आर ऑल द इनवर्टिब्रेट्स। देन प्रोटोकॉर्डेटा। इनवर्टिब्रेट्स के बाद क्या आ गया? प्रोटोकॉर्डेटा आए। इनमें क्या हुआ कि लाइफ साइकिल में, चाहे वो एम्ब्रायो स्टेज थी या कहीं उसके बाद, कहीं उसकी में टेल से लेके उसके हेड तक, हेड को क्या बोलते हैं हम? सिफेलाइजेशन कहते हैं। इसमें जब हेड अलग से बन गया, जैसे हमारा शरीर अलग से है, तो उसके हेड के अंदर तक क्या रहती है? एक हार्ड स्ट्रक्चर रहती है, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहती है। उस स्टेज को क्या कहा गया? प्रोटोकॉर्डेटा। ध्यान रखिएगा, कोई मिलेगा इस स्टेज में, या एम्ब्रायो में होगा, उसके बाद नहीं होगा। इसी बेस पे आगे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा डिवाइड किए गए हैं। देन नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किसको कहा गया? वही रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कार्टिलेजस बॉडी की बनी हुई थी और किसी न किसी स्टेज पे आई, देन इट इज़ नॉन एज नोटोकॉर्ड। लेकिन अभी ये सेगमेंटेड नहीं है, ये पूरी एक ही है। एंड आफ्टर दैट, जैसे ये है, इस ऑर्गेनिज्म में देख सकते हैं, हियर इज अ नोटोकॉर्ड,
पूरी की पूरी हेड तक गई हुई है, तो एक ही स्ट्रक्चर है सीधी। देन उसके बाद हम आगे, जैसे ऑर्गेनिज्म आगे पाइसेस में आगे, मछलियों से शुरू होके पाइसेस, एम्फीबियंस जो फ्रॉग वगैरह हैं, रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले कीड़े हैं, जब वो चलते हैं तो उनका पेट जो है, जो उनकी वेंट्रल साइड है, वो किससे टच करती है, मिट्टी से टच करती है, तो उनको क्या बोलते हैं हम, दे आर रेप्टाइल्स। उसके बाद क्या आगे हमारे पास, देन द एब्स, एब्स मीन्स बर्ड्स। उसके बाद मेमिलियंस, दोज है मेमरी ग्लैंड्स, हम पढ़ चुके हैं, जो बच्चों को दूध पिलाते हैं। उन सब में उनके बैक साइड पे क्या है, एक वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे हमारी बॉडी के पीछे एक रीढ़ की हड्डी है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। लेकिन ध्यान रखिए, इट इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सर्कुलर बोन्स फॉर फ्री आर्टिकुलेशन एंड हैव स्पाइनल कोड इन इट। तो इसके अंदर क्या है, हमारी जो स्पाइनल कोड है वो किसके अंदर चलती है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होती है, जिसको हम मेरुरज्जु कहते हैं, ये मेरुदंड है। तो इसके अंदर जो स्पाइनल कोड है वो इसके अंदर रहती है, तो दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। दूसरा, हमारी रीढ़ की हड्डी अगर हम जानते हैं तो 33 बोन्स की कम्बिनेशन से तैयार है, ये एक नहीं है, राइट। देन तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर फीडबैक यू कैन email at vigyanansh@gmail.com और व्हाट्सएप at 9459089766। यहाँ भी आपको ठीक लगे आप वहाँ कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।